नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स की दुनिया में और उनसे जुड़े रामसर कन्वेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इस पड़ताल के लिए जैसा आपने कहा, हम एक दस्तावेज आर्द्र भूमि एवं रामसर कन्वेंशन .pdf से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा मकसद साफ है, ये जानना कि आखिर ये आर्द्र भूमि होती क्या है, क्यों ये हमारे ग्रह के लिए इतनी मायने रखती हैं और वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हैं जैसे रामसर कन्वेंशन जो इन्हें बचाने में लगी हैं, खासकर भारत के लिहाज से। सही बात है। और देखिए, एक ताज़ा खबर भी है इससे जुड़ी हुई। अभी हाल ही में जून 2025 में ही भारत में 2 और जगहों को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। अच्छा, कौन सी? राजस्थान में खीचन और मेनार। और इसके साथ ही भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। 91? अरे वाह, ये तो काफी प्रभावशाली संख्या है। तो चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं। ये आर्द्र भूमि, ये वेटलैंड्स, मतलब आखिर हैं क्या चीज? देखिए, अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो आर्द्र भूमि जमीन के वो हिस्से हैं जहां पानी ही एक तरह से सब कुछ कंट्रोल करता है। पानी बॉस है जैसा कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। पानी ही तय करता है कि वहां का माहौल कैसा होगा, कौन से पेड़ पौधे उगेंगे, कौन से जानवर रहेंगे। ये वो जगह है जहां या तो जमीन पानी से ढकी रहती है या फिर पानी जमीन की सतह के बहुत नजदीक होता है, मतलब गीलापन रहता है। समझ गया, गीली जमीन है। हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं, रामसर कन्वेंशन जिसकी हम बात करेंगे वो इसकी एक ज्यादा क्या कहते हैं तकनीकी परिभाषा देता है। अच्छा, क्या कहता है कन्वेंशन? उसके मुताबिक आर्द्र भूमि में दलदल, फेंस, पीठ भूमि, पानी वाले इलाके, ये सब शामिल हैं, चाहे वो कुदरती हो या इंसान के बनाए हुए। कृत्रिम भी, जैसे तालाब वगैरह। हाँ बिल्कुल, स्थायी हो या अस्थायी, मतलब हमेशा पानी रहे या मौसम के हिसाब से, पानी ठहरा हो या बहता हुआ, मीठा हो, खारा हो या नमकीन, सब कुछ। अरे वाह, दायरा तो बहुत बड़ा है इसका। हाँ, और इसमें समुद्र के वो इलाके भी आते हैं जहां कम ज्वार के समय पानी की गहराई 6 मीटर से ज्यादा ना हो। तो असल में देखा जाए तो ये जमीन और गहरे पानी वाले इकोसिस्टम के बीच की एक तरह की कड़ी है, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमणकालीन क्षेत्र, ठीक है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है ना? मतलब ये सिर्फ गीली जमीनें नहीं हैं। दस्तावेज बताता है कि इनके काम तो लाजवाब हैं, जैसे ये अब पानी को साफ करने का काम करती हैं, एक तरह की कुदरती वाटर प्यूरिफायर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पानी से अकार्बनिक पोषक तत्वों को हटाती हैं और कार्बनिक कचरे को प्रोसेस करती हैं, तो पानी की गुणवत्ता सुधरती है। और वो बाढ़ रोकने वाली बात, मैंने सुना ये स्पंज की तरह फालतू पानी सोख लेती है, ये सच है? हाँ, बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। आर्द्र भूमियों के काम बहुत फैले हुए हैं और गहरे हैं। इनको कुछ हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है पारिस्थितिक कार्य। ठीक है। पानी साफ करना तो आपने बता ही दिया, साथ ही ये पानी के चक्र को बनाए रखने में बहुत अहम है। मतलब बारिश के पानी को सोखना, उसे जमा करना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। अच्छा, स्टोर और रिलीज। एग्जैक्टली। फिर पोषक तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनको रिसाइकिल करने में मदद करती हैं। और हाँ, समुद्री किनारों को कटाव से बचाना, उन्हें स्थिर रखना, ये भी इनका एक बड़ा काम है। समुद्री किनारे कैसे? खासकर मैंग्रोव जैसी जो आर्द्र भूमियां होती हैं ना, वो लहरों की ताकत को कम करती हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, बहने से रोकती हैं। कमाल है, ये तो प्रकृति के मल्टीटास्कर इंजीनियर की तरह है। पानी साफ करना, स्टोर करना, कटाव रोकना। हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है जलवायु को नियंत्रित करने में इनका रोल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु नियंत्रण, वो कैसे? आर्द्र भूमियां और खास तौर पर पीठ भूमि जिन्हें कहते हैं पीटलैंड्स, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखती हैं और उसे अपने पेड़ पौधों और मिट्टी में जमा कर लेती हैं लंबे समय तक। कार्बन सिंक की तरह। हाँ बिल्कुल, कार्बन को कैद करके रखती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सीधी मदद करती हैं। आपको पता है, एक अनुमान है कि दुनिया की पीठ भूमियां दुनिया के सारे जंगलों से 2 गुना कार्बन जमा करके रखती हैं। क्या 2 गुना? जंगलों से भी ज्यादा। ये तो चौंकाने वाली बात है। तो ये सिर्फ कार्बन ही नहीं सोखती हैं, बल्कि जाहिर है जीवन को भी पनाह देती होंगी। आपने जैव विविधता का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो कैसे?
क्या खास है इनमें जंगलों या घास के मैदानों के मुकाबले? बिल्कुल। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के नजरिए से देखें तो आर्द्र भूमियां किसी खजाने से कम नहीं है। सच में ये असंख्य किस्म के पौधों और जानवरों का घर है। मछलियां, पानी वाले पक्षी, उभयचर जैसे मेंढक, कीड़े मकोड़े और कई तरह के स्तनधारी भी। इन्हें यहाँ खाना मिलता है, छिपने और रहने की जगह मिलती है और बच्चे पैदा करने के लिए सुरक्षित माहौल मिलता है। अच्छा। और ख़ास बात यह है, जैसे आपने पूछा कि कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ आर्द्र भूमि में ही जिंदा रह सकती हैं। अच्छा, मतलब कहीं और नहीं? हाँ, उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं पर निर्भर है। हाँ। ये इनकी खासियत है, जैसे कई प्रवासी पक्षी। समझ गया। और वो बाढ़ रोकने वाली बात, वो व्यावहारिक रूप से कैसे काम करती है? जैसे मान लीजिए बहुत बारिश हो गई। हाँ, तो इसे ऐसे समझिए, जब बहुत तेज बारिश होती है या नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है तो ये आर्द्र भूमियां क्या करती हैं, अपने आसपास के फैले हुए इलाके में उस फालतू पानी को सोख लेती हैं, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। स्पंज की तरह? हाँ, तो इससे पानी तेजी से बहकर निचले इलाकों में तबाही नहीं मचाता। हाँ। बाढ़ का असर कम हो जाता है। हाँ। और इसका उल्टा भी सच है। उल्टा मतलब सूखे में? हाँ, जब सूखा पड़ रहा होता है तो यही आर्द्र भूमियां अपने अंदर जमा पानी को धीरे धीरे छोड़ती हैं। इससे नदियों में पानी का बहाव कुछ हद तक बना रहता है और जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल वो भी रिचार्ज होता रहता है। तो ये पानी की कमी और ज्यादती दोनों से निपटने में मददगार है। क्या बात है, पानी का बेहतरीन प्रबंधन कुदरती तौर पर। अच्छा, क्या इनसे हमें मतलब इंसानों को सीधे तौर पर भी कुछ आर्थिक फायदे मिलते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आर्थिक लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण है, अनदेखा नहीं कर सकते इनको। बहुत सी आर्द्र भूमियों से हमें औषधीय पौधे मिलते हैं, जड़ी बूटियां। कई जगहों पर ये स्थानीय लोगों के लिए इमारती लकड़ी और जलाने के लिए ईंधन का स्रोत है। मछली पालन के लिए तो ये बेहद जरूरी है ही। सोचिए, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी मछली से मिलने वाले प्रोटीन पर निर्भर है। सही बात है। कुछ खास तरह की खेती जैसे चावल या सिंघाड़ा वो भी अक्सर आर्द्र भूमि वाले इलाकों में ही होती है। और फिर पर्यटन का पहलू भी है। पर्यटन जैसे? अरे, बर्ड वॉचिंग, बोटिंग, नेचर फोटोग्राफी, इन सब के लिए ये जगहें बहुत लोकप्रिय हो सकती हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। और हाँ, शिक्षा और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए तो ये बेजोड़ हैं ही। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना जरूरी है कि ये इकोसिस्टम सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती या जानवरों के लिए ही नहीं है। ये सीधे सीधे इंसानी समाज और हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद के लिए भी जरूरी है। इनकी सेहत हमारी सेहत से जुड़ी है। वाकई, अब समझ आ रहा है कि ये गीली जमीनें असल में कितनी कीमती हैं, और शायद इसीलिए इनको बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जरूरत महसूस हुई, जो हमें रामसर कन्वेंशन तक लाती है ना? बिल्कुल सही। आर्द्र भूमियों के इसी बेमिसाल महत्व और दूसरी तरफ उन पर बढ़ते खतरों को देखते हुए, जैसे कि खेती और शहरों के लिए जमीन का बढ़ता दबाव, प्रदूषण फैल रहा है, पानी के बहाव में बदलाव आ रहा है, जलवायु परिवर्तन का असर। हाँ, ये सब तो है ही। तो इन सबको देखते हुए दुनिया के देशों ने मिलकर सोचा कि भाई कुछ करना होगा। इसी सोच का नतीजा है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये संधि 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाई गई थी। 1971 में? अच्छा। हाँ, हालांकि ये औपचारिक रूप से लागू हुई 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, तो ये कन्वेंशन असल में करता क्या है, इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं? देखिए, ये एक अंतर सरकारी संधि है, मतलब अलग अलग देशों की सरकारों के बीच हुआ एक समझौता। इसका मुख्य मकसद है दुनिया भर की आर्द्र भूमियों को बचाना और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। विवेकपूर्ण उपयोग? जी। इसका क्या मतलब है? वाइज यूज। हाँ, वाइज यूज। इसका मतलब है आर्द्र भूमि का इस तरह इस्तेमाल करना कि उनके कुदरती गुण बने रहें, उनका इकोसिस्टम खराब ना हो और आने वाली पीढ़ियों को भी उनका फायदा मिल सके, मतलब सस्टेनेबल यूज। टिकाऊ उपयोग। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, या कह सकते हैं 3 मुख्य काम हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान करना और उन्हें रामसर स्थल के तौर पर नामित करना। इनकी एक लिस्ट बनती है, रामसर लिस्ट। ठीक है। दूसरा सिर्फ नामित स्थलों का ही नहीं, बल्कि सदस्य देशों के अंदर मौजूद सभी आर्द्र भूमियों के समझदारी भरे और टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
ये जरूरी है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किन मामलों में? खासकर उन मामलों में जहां कोई आर्द्र भूमि 2 या ज्यादा देशों की सीमा पर हो, या जहां पानी के स्रोत साझे हों या प्रवासी पंछियों के रास्ते हों जो कई देशों से गुजरते हैं। अच्छा, तो मतलब किसी भी गीली जमीन को उठाकर रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है या इसके लिए कुछ खास पैमाने होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि किसी जगह को रामसर स्थल का दर्जा देने के लिए कुछ तयशुदा वैज्ञानिक मानदंड हैं। क्राइटेरिया हैं। क्या मानदंड है? कुछ उदाहरण। हाँ, ये मानदंड देखते हैं कि वो आर्द्र भूमि, पारिस्थितिकी, वनस्पति, जीव जंतु, पानी की गुणवत्ता या पानी के बहाव के लिहाज से कितनी खास है। जैसे, क्या वो किसी दुर्लभ या अनोखी किस्म की आर्द्र भूमि का अच्छा उदाहरण है? क्या वो किसी ऐसी प्रजाति का घर है जो खतरे में है, मतलब संकटग्रस्त है या विलुप्त होने की कगार पर है? या क्या वहाँ नियमित तौर पर 20,000 या उससे ज्यादा पानी वाले पक्षी आते हैं? 20,000 पक्षी। हाँ। या क्या वो मछलियों की आबादी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं? इस तरह के कुल 9 मानदंड है और किसी साइट को इनमें से कम एक पर खरा उतरना होता है रामसर साइट बनने के लिए। अच्छा। तो ये काफी सोची समझी प्रक्रिया है, ये नहीं कि बस नाम दे दिया। क्या रामसर कन्वेंशन का सचिवालय ये काम अकेले करता है या कुछ और संगठन भी इसमें मदद करते हैं? नहीं, अकेले नहीं। कन्वेंशन सचिवालय के साथ 6 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भागीदार के तौर पर काम करते हैं। इन्हें IOPs कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। IOPs? हाँ। कौन है ये? ये संगठन अपनी तकनीकी महारत देते हैं, जमीनी स्तर पर इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनका अनुभव काम आता है और कई बार आर्थिक मदद भी देते हैं। इनमें है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो पक्षियों पर केंद्रित है, IUCN यानी प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ। IUCN का नाम तो सुना है। हाँ, फिर है वेटलैंड्स इंटरनेशनल जो खास तौर पर आर्द्र भूमि पर ही काम करता है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF भी जाना पहचाना है। बिल्कुल। और IWMI यानी अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। और आखिर में WWT यानी वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ये सब मिलकर कन्वेंशन के लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। बहुत अच्छा। चलिए अब जरा भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रामसर की इस पूरी कहानी में हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, भारत इस वैश्विक मुहिम का एक बहुत अहम और सक्रिय भागीदार रहा है शुरू से ही। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन को अपनाया था, मतलब रैटिफाई किया था। 1982 में? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत की पहली 2 रामसर साइट्स जो थीं, राजस्थान का मशहूर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा की चिल्का झील। हाँ, केवलादेव और चिल्का। वो कन्वेंशन अपनाने से भी 1 साल पहले 1981 में ही नामित कर दी गई थी। अरे, पहले ही? हाँ, ये दिखाता है कि भारत आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर पहले से ही कितना गंभीर था। सही बात है। केवलादेव और चिल्का झील का नाम तो मैंने भी सुना है, खासकर पक्षियों के लिए बहुत मशहूर है। और अब जैसा आपने शुरू में बताया 91 साइट्स हो गई हैं। ये तो काफी तरक्की है 1981 से अब तक। बिल्कुल। भारत की इन रामसर साइट्स के बारे में कुछ और खास बातें हैं जो दस्तावेज में बताई गई हैं, जैसे सबसे बड़ी, सबसे छोटी। हाँ, कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। सुंदरबन, हाँ, वो तो सुना है। इसे 2019 में शामिल किया गया और इसका क्षेत्रफल सुनिए 4,23,000 हेक्टेयर है। 4,23,000 हेक्टेयर। बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी है ना, जो भारत और बांग्लादेश में फैला है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये पूरा इलाका रामसर साइट है। और इसके ठीक विपरीत अगर सबसे छोटी साइट की बात करें। हाँ, सबसे छोटी कौन सी है? वो है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील। इसे 2005 में नामित किया गया था और इसका क्षेत्रफल महज 20 हेक्टेयर है। सिर्फ 20 हेक्टेयर? कहाँ 4 लाख और कहाँ 20? हाँ, ये दिखाता है कि किसी आर्द्रभूमि का महत्व सिर्फ उसके आकार से नहीं है, उसकी पारिस्थितिक भूमिका या सांस्कृतिक महत्व भी हो सकता है। रेणुका झील का धार्मिक महत्व भी बहुत है। समझ गया। और किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं? सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। वहां इनकी संख्या 20 है और ये तमिलनाडु सबसे आगे है इसमें। और ताज़ा जानकारी जैसा आपने बताया, जुलाई 2025 तक भारत में कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। इसमें हाल ही में 4 जून 2025 को शामिल किए गए राजस्थान के खीचन, ये फलोदी जिले में है, और मेनार, ये उदयपुर जिले में है। हाँ, खीचन गांव तो प्रवासी कुरजा पक्षियों डेमसल क्रेन्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
हजारों की संख्या में आते हैं वहां। अच्छा। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की संख्या के मामले में यूनाइटेड किंगडम यूके सबसे आगे है। वहां 175 साइट्स हैं। 175। हाँ, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि किस देश का सबसे बड़ा इलाका रामसर संरक्षण के तहत आता है, तो वो दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया है। उसके पास 1,48,00,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा का क्षेत्र रामसर साइट्स के अंतर्गत है। 1,48,00,000 हेक्टेयर, ये आंकड़े वाकई दिखाते हैं कि आर्द्र भूमि का संरक्षण दुनिया भर में कितनी अहमियत रखता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आज की हमारी इस बातचीत से मुझे तो ये साफ हो गया है कि आर्द्र भूमि महज पानी भरे गड्ढे या बेकार जमीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ? ये तो कमाल के बेहद जरूरी इकोसिस्टम है जो पानी साफ करने से लेकर बाढ़ रोकने, कार्बन जमा करने और अनगिनत जीवों को पनाह देने जैसे बेशकीमती काम करते हैं। बिल्कुल।